सोचिए, 2 अप्रैल 2026 की तारीख है। जगह है पश्चिम बंगाल। नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम। जले हुए टायर्स, बांस के बैरिकेड्स और सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और एक दफ्तर के अंदर 7 जजों को बंधक बना लिया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि आम नागरिकों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये मालदा जिले की हैं। और जो बात सबसे ज़्यादा चौंकाती है वो ये कि जजों को बंधक बनाने वाले लोग कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। नहीं, ये तो शिक्षक थे, किसान थे, आम दुकानदार जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो बस हताश थे। क्यों? क्योंकि उनका सबसे कीमती अधिकार, उनका वोट, उनसे छीन लिया गया था। तो ये जो इतना बड़ा विरोध हुआ, इसकी जड़ में है एक आंकड़ा। और ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। 61 लाख, जी हां, 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से ही हटा दिए गए। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। पूरे राज्य में इसी बात को लेकर बेचैनी फैली हुई थी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा 60 लाख और लोगों को एक नए सस्पेक्ट या कह लें संदिग्ध कैटेगरी में डाल दिया गया। मतलब उनके वोटिंग के अधिकार पर भी तलवार लटक गई। अगर इन दोनों को मिला दें तो इसका मतलब है कि राज्य का हर 6 में से 1 वोटर इस पूरी प्रक्रिया से प्रभावित हुआ है। तो सवाल तो उठता ही है कि आखिर इतनी बड़ी, इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई कैसे? इसका जवाब छिपा है एक प्रोसेस में जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या शॉर्ट में कहें तो SIR। देखिए, SIR का मकसद तो अच्छा था, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, वेरीफाई करना। लेकिन नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो अलग था। यहाँ एक बिल्कुल नए और सबसे ज़रूरी बात, बिना टेस्ट किए हुए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। इस सॉफ्टवेयर ने क्या किया? इसने आज की वोटर लिस्ट की तुलना 20 साल पुराने रिकॉर्ड से की। और बस सारी समस्या की जड़ यहीं से शुरू हुई। और आप यकीन नहीं करेंगे कि लाखों लोगों को सस्पेक्ट लिस्ट में डालने की वजहें क्या थीं। वजहें इतनी मामूली थीं कि सुनकर हैरानी होती है। जैसे किसी के नाम की स्पेलिंग में जरा सा फर्क, मान लीजिए ओ की जगह यू लिख गया हो, या फिर रिकॉर्ड में जेंडर का मेल न खाना, या फिर माता पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का फासला होना। अब जरा सोचिए, हमारे देश में सरकारी कागजों में इस तरह की छोटी मोटी गलतियां कितनी आम बात है। और इस पूरी अनिश्चितता को और भी गहरा कर देता है ये बयान। ये बयान चुनाव आयोग के ही एक सीनियर अधिकारी का है। उन्होंने खुद माना कि हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर 95% सही था या 60% सही था। मतलब जिस सॉफ्टवेयर पर लाखों लोगों का भविष्य टिका था, उसकी सटीकता का किसी को पता ही नहीं था। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, इरादा बनाम असर। मतलब ऑफिशियली इस पूरी प्रक्रिया का मकसद क्या बताया गया और असल में हुआ क्या? क्योंकि जो डेटा सामने आया वो तो कुछ और ही कहानी कह रहा था। तो देखिए, बताया ये गया कि इस प्रक्रिया का मकसद बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासियों को पहचानना और वोटर लिस्ट से हटाना है। सीधा साफ मकसद। लेकिन जो असलियत सामने आई वो बिल्कुल अलग थी। डेटा से पता चला कि सबसे ज्यादा अनमैप्ड वोटर, मतलब जिनका रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहा था, वो मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं बल्कि उन इलाकों में थे जहां हिंदू शरणार्थी रहते हैं। ये आंकड़े इस बात को और भी साफ कर देते हैं। देखिए, पूरे राज्य का औसत था 4.3%, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर यह आंकड़ा सिर्फ 0.7% के करीब था। मतलब औसत से कहीं कम। वहीं दूसरी तरफ मतवा समुदाय, जो कि हिंदू शरणार्थी हैं, उनकी सीटों पर यह आंकड़ा 9.47% तक पहुंच गया। यानी राज्य के औसत से भी दोगुने से ज्यादा। ठीक है, तो ये तो हो गई आंकड़ों की बात। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे चेहरे हैं, लोग हैं। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिन पर इस एल्गोरिथम का सीधा असर पड़ा। इस लिस्ट में कुछ नाम तो ऐसे हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। कारगिल युद्ध में लड़े एक सैनिक मोहम्मद दुलाल अली, कलकत्ता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस शाहिदुल्ला मुंशी, नवाब मीर जाफर के वंशज सैयद रजा अली मिर्जा, वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेटर ऋचा घोष, यहां तक कि राज्य सरकार के 2 मंत्री, और तो और वो बूथ लेवल ऑफिसर जो खुद ये सर्वे कर रहे थे, उनके नाम भी लिस्ट में थे। इससे पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर किसी को नहीं बख्श रहा था। रिटायर्ड जज शाहिदुल्ला मुंशी के शब्द इस पूरे अनुभव का दर्द बयां करते हैं। उन्होंने कहा, यह अपमानजनक और दर्दनाक था। अब सोच कर देखिए, अगर एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को अपना नाम वापस लिस्ट में डलवाने के लिए मीडिया की मदद लेनी पड़ रही है, तो फिर एक आम इंसान की क्या हालत हुई होगी। तो क्या ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी थी
या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है? चलिए अब कुछ और आरोपों को देखते हैं जो पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े करते हैं। सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी तो एक बात है, लेकिन इसके अलावा भी कई गंभीर आरोप लगे। जैसे कि बीजेपी पर आरोप लगा कि उसने दूसरे राज्यों से वोटर्स को जोड़ने के लिए थोक में फॉर्म 6 जमा करवाए, जो नियमों के खिलाफ था। फिर जो फाइनल वोटर लिस्ट आई, उसे ऐसी भारी भरकम नॉन सर्चेबल पीडीएफ फाइलों में जारी किया गया जिन पर वाटरमार्क थे, मतलब कोई भी उनका एनालिसिस आसानी से ना कर सके। और सबसे अजीब बात, कई ऑफिशियल निर्देश चुनाव आयोग के लिखित नियमों को ताक पर रखकर व्हाट्सएप के जरिए दिए जा रहे थे। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा आता है रानीनगर विधानसभा क्षेत्र से। यहां देखिए, जो हिंदू बहुल बूथ थे वहां सिर्फ 3% वोटर्स को फ्लैग किया गया, और वहीं जो मुस्लिम बहुल बूथ थे वहां ये आंकड़ा 35 से 58% तक पहुंच गया। सोचिए, एक ही इलाका, एक ही सॉफ्टवेयर, लेकिन नतीजों में जमीन आसमान का फर्क। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक असर समझिए। राज्य की 294 सीटों में से 234 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रभावित वोटरों की संख्या 2024 के चुनाव में जीत के अंतर से भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस गड़बड़ी में चुनाव के नतीजों को पूरी तरह से पलटने की क्षमता थी। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस पूरे मामले में अब क्या हो रहा है और लोग अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? चलिए आखिरी हिस्से में यही देखते हैं। तो अब तक क्या क्या हुआ है, एक नज़र डालते हैं। 28 फरवरी 2026 को वो विवादित वोटर लिस्ट जारी हुई। इसके बाद 2 अप्रैल को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें मालदा वाली घटना भी शामिल थी। आज की तारीख में 2 लाख से ज्यादा लोग अपनी अपील दायर कर चुके हैं, और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां 27 अप्रैल से इसकी सुनवाई चल रही है। तो जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं वो अपना वोट का अधिकार वापस पाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ कदम तय किए गए हैं। पहला कदम है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक करना। अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो ECI NET पोर्टल पर ऑनलाइन अपील फाइल की जा सकती है, या फिर अपने लोकल SDM, SDO या DM ऑफिस में जाकर ऑफलाइन अपील भी जमा करा सकते हैं। और इसके बाद एक ट्रिब्यूनल सुनवाई का इंतजार करना होगा, जिसके बाद नाम वापस लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। और आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, एक वोट की कीमत क्या रह जाती है अगर उसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से एक झटके में मिटाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बुनियाद पर चोट करता है।